हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस, है ना। हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्स और इसी को फर्दर प्रोसीड करेंगे एंड दिस इज़ लेक्चर 2। अच्छा, कुछ हमने लास्ट वाली जो क्लास है उसमें डेफिनेशंस वगैरह कुछ करी थी। उससे पहले एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ डेफिनेशंस हैं अभी स्टिल, उनको कंप्लीट करेंगे, फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आओ, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। अच्छा, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से, है ना, काफ़ी सारा क्वेश्चंस जब खास करके जे मेंस और एडवांस वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं केवल पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से ही सवाल पूछते हैं, लेकिन ये भी मिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, है ना। वैसे कल लास्ट वाली क्लास में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया भी था, ऑफ ऑर्डर 3/3 whose entries are 4 1s and 5 2s and all of them are used. मतलब अपनी को एक 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है बेसिकली, जिसमें 4 बार तो 1 यूज करना है और 5 बार 2 यूज करना है ना, 4 1s and 5 2s। ठीक, मतलब कुछ ऐसे कहें, जैसे एक ये देख सकते हो कि मान लो मैंने ये 3/3 का यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया, मान लो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 2 ये, तो ये उनमें से मतलब जो टोटल मैट्रिक्स बनेगी उसमें से एक मैट्रिक्स ये भी है। तो ऐसे ही काउंट करके बताना है अपने को कि टोटल कितने मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं हम लोग, है ना, टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पीएनसी का। तुम तो ऐसे ही समझो कि 9 प्लेसेस हैं, जिसमें से 4 तुम्हारे पास 1 अवेलेबल है और 5 क्या है, 2 अवेलेबल है। अब जितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो तुम, उतने ही मैट्रिक्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, है ना, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 1s and 5 2s, है ना, 5 2s। अब 4 एक तरह के आइडेंटिकल और 5 एक तरह के आइडेंटिकल, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं अपने पास, 9 एलिमेंट्स हैं, है ना। अच्छा, उसमें से 4 ये एक तरह के हैं तो 4 फैक्टोरियल, 5 ये एक तरह के हैं तो 5 फैक्टोरियल। आई थिंक समझ रहे हो तुम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 8 7 6। अच्छा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 4 3 2 1। तो 4 × 2 ये 8 हो गया और ये 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो 2 हो गया, है ना। तो फाइनली अपने पास आ गया है 9 × 14। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 और 3, है ना, 12, तो 126। तो टोटल कितने ऐसे मैट्रिक्स काउंट कर सकते हैं हम लोग, 126 मैट्रिक्स होंगे, जिसमें 4 बार तो 1 यूज हुआ होगा और 5 बार क्या है, 2 यूज हुआ होगा। आई थिंक समझ गया हो, है ना, बहुत आसान सा ही है, सिंपल सा पीएनसी बेस्ड है ना। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ डेफिनेशंस लिखे थे, उनमें से एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, है ना, दैट इज, है ना, 2 इम्पॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स, उन्होंने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल, है ना, रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, और जो जहाँ पर आई जे के इक्वल होगा, मतलब जो सबस्क्रिप्टेड हैं, मतलब A11 A22 इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे, दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। उनको क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जहाँ पर आई और जे इक्वल। ठीक, उसी को डायगोनल कहें, लीडिंग डायगोनल कहें, मेन डायगोनल कहें, प्रिंसिपल डायगोनल कहें, नाम, है ना। डायगोनल लिखता है सिंपली, मतलब है वो उसी की बात कर। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस्ड ये सब डेफिनेशंस हैं, तो उनमें से फर्स्ट हमारे पास ये है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स।
तो ये क्या है कि मान लो अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ, है ना। अब इसका ऑर्डर सपोज n क्रॉस n है, ठीक है, n क्रॉस n। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना तो कंपलसरी है। डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब AIJ, है ना, A इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if AIJ इज 0 फॉर I नॉट इक्वल्स टू J। अब इसका क्या मतलब, अगर लैंग्वेज में समझें तो को मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे ऑल शुड बी 0, है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट कोई कमेंट कर रहा है, नहीं, उस पर कुछ नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल ऐसे ही चुप बैठा है कि AI मतलब AIJ 0 होना चाहिए। वो तब कह रहा है जब IJ के इक्वल नहीं, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 100% 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट पे कोई कमेंट नहीं किया है, इट मीन्स ये हो सकता है कि डायगोनल एलिमेंट 0 हो या नॉन 0 हो, है ना, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक 2/2 का एग्जांपल लिखूं, तो ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये, है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। अच्छा, एक मान लो ये लिखता हूँ, B मैट्रिक्स लिखता हूँ, 1 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस, है ना, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 है तो भी अच्छी बात, नहीं 0 है तो भी अच्छी बात, है ना। एक और लिख देते हैं, मान लो C मैट्रिक्स लिख दिया, A 0 0 0 0, तो ये वैसे तो नल मैट्रिक्स भी है, मतलब नल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होने ही चाहिए वो 0 होने चाहिए, तो वो फुलफिल है। डायगोनल एलिमेंट तो 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। तो ये सारे ही सारे हमारे क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। बस कंडीशन इतनी है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे शुड बी 0। डायगोनल एलिमेंट पे कोई कमेंट नहीं है, मतलब वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आई थिंक सारे एग्जांपल लिख दिए हमने, जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन 0 भी हैं और ये एक एलिमेंट नॉन 0 है, इसमें सारे ही 0 हैं, तो इसका क्या है, इसके लिए सारे क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। आई होप सो समझ गए हो तुम। अच्छा, कुछ और बातें इसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये तो कंफर्म सी बात है कि जैसे ऐसे देखो, मान लो 2/2 वाले की बात कर लेते हैं कि ये मान लो 0 नहीं है, ये 0 है, ये 0 है ना, 2/2 है। तो पहली बात, अगर इसमें मैं मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखना चाहता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, तो ये तो कन्फर्म सी बात है ना कि ये तो 0 होनी चाहिए, ठीक है, ये 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो अगर टोटल इसमें एलिमेंट लिखना चाहते तो कैसे आते, 2 × 2 कर दो तो 4 आ गए, तो टोटल तो 4 एलिमेंट्स आ गए। अब ये वाले तो 0 होना ज़रूरी है, तो इनमें से डायगोनल वाले माइनस कर देते हैं, तो डायगोनल वाले माइनस कर दिए, मतलब ये 0 हो भी सकता, नहीं हो सकता है, तो टोटल 4 - 2 2 आ गया, है ना। अच्छा, तो n/n का होता तो कैसे करते, है ना, n/n का मान लो मैट्रिक्स होता इस तरह से, तो टोटल एलिमेंट्स कैसे मिलते, n², उसमें से डायगोनल वाले माइनस कर दो, तो इतना तो मिनिमम 0 होना ही चाहिए, इतना तो मिनिमम 0 होना ही चाहिए, ठीक। आई होप सो समझ गए। दूसरा, अगर इसमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखना चाहूँ मैं, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखो क्या हो सकता है, डायगोनल वाले सारे डिफरेंट हो सकते हैं, यस, है ना, डायगोनल वाले सारे डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, इधर वाले तो इनको तो 0 ही होना पड़ेगा, मतलब n तो डायगोनल पे होंगे तो वो सारे डिफरेंट हो सकते हैं, एक 0 हो गया तो टोटल कितना हो गया, n+1, है ना, कितना हो गया, n+1। आई होप सो समझ गए। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन करते हैं इसी पर, जैसे कहें कि फॉर ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10
फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज। तो वो तो लिख रखा हम लोगों ने, है ना, ज़ीरोज। क्या आंसर आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, तो n कितना हुआ 10 है, तो 10 स्क्वायर माइनस 10 मतलब कितना हो गया 90 हो गया। आई होप सो समझ गए तुम, था ना। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस n, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना होगा n+1। ठीक है, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, है ना, कि कैसे हो रहा है। ठीक है, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, उसमें से डायगोनल वाले हटा दिए, ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, सॉरी ये मतलब नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। तो टोटल मिनिमम इतने तो ज़ीरो आने ही चाहिए। ऐसे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो डायगोनल वाले सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, और एक ज़ीरो हो गया, है ना, तो n+1 आ गया। आई होप से समझ गया हो। अच्छा, इसी के कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स से कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। तो एक तो स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मतलब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस इसी का स्पेशल केस है। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तुम्हारे पास n क्रॉस n का, ठीक। अच्छा, इसकी शर्त क्या है कि फॉर ए टू बी स्केलर मैट्रिक्स, फॉर ए टू बी स्केलर मैट्रिक्स, है ना, क्या होना चाहिए, ए आई जे जो है ये सब मान लो लेमडा हो गया, सारे सेम हो गया, वन आई इक्वल्स टू जे, एंड दिस इज जीरो फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब डायगोनल वाले तो सॉरी नॉन डायगोनल तो ऑब्वियसली जीरो ही होना चाहिए, वो तो डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि उसी का स्पेशल केस है। डायगोनल एलिमेंट्स में इसकी शर्त है कि सारे सेम रख दो, है ना, सारे सेम रख दो। जैसे ये लिख दूँ मैं, मान लो, है ना, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, है ना, तो क्या ये इस स्केलर मैट्रिक्स है? यस। अच्छा, जीरो वाला भी ये सारे जीरो लिख देते तब भी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना, तभी इसके क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, है ना, तो वो नल मैट्रिक्स भी हो जाएगा, वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इतनी सी बात है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्या है, इसका स्पेशल केस क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, है ना। इसी का स्पेशल केस क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, है ना, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें मान लो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n। अब अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना है तो फिर क्या कंडीशन है ना, फॉर ए टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कंडीशन है ना, कुछ ऐसे कि जो डायगोनल एलिमेंट है दे ऑल आर वन, है ना, वन आई इक्वल्स टू जे एंड दिस इज जीरो फॉर आई नॉट इक्वल्स टू, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस तो है ही। बस यहाँ कंडीशन क्या है, जो स्केलर मैट्रिक्स था उसमें इस जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, या थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्ट किया कि डायगोनल एलिमेंट्स को वन ही रखना पड़ेगा, है ना। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको मान लो ऑर्डर 2 का है तो उसको ऐसे जनरली लिखा करते हैं, I2 लिख दिया या सिंपली I भी लिखते हैं। तो I2 जैसे ही मैंने 2 सबस्क्रिप्ट लिखा, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पर तो 1 आना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, है ना। ठीक, ऐसे ही I3 लिख देते हैं तो इसका मतलब ठीक है, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, ऑर्डर n लिख देते हो, है ना, मतलब n ऑर्डर का मतलब 1 0 0 0 0, ठीक, फिर 0 1 0 0 0, ठीक है, लास्ट में 0 0 0 0 1, है ना, ये n/n का हो गया। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिंपली I भी लिखा करते हैं। अब वो देख लेना किस कंटेक्स्ट में दिया है। जैसे मान लो तुमको स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का ऑर्डर का है, तो अब उसके साथ अगर तुम कोई ऑपरेशन मान लो ऐड करना चाहते हो तो ऑब्वियस से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको 3/3 का लेना पड़ेगा, है ना। ठीक, तो वो किस कंटेक्स्ट में है, मतलब वो मैट्रिक्स जो दिया होगा उसी के करस्पॉन्डिंग देख लेंगे। I2 लिखने का सिंपली मतलब है कि 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 मतलब 3/3 का। I लिखते हैं हम सब सिंपली, है ना।
तो वो देख लेंगे कि किस कंटेक्स्ट में हमको दिया है ना, मैट्रिक्स दिया होगा उस हिसाब से देख लेंगे। तो ये तो सारी बातें थी, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर का भी स्पेशल केस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। कुछ और डेफिनेशंस हैं तो उनको भी सीख लेते हैं। जैसे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना तो सबका कंपलसरी है। एक तो अपर ट्राइंगुलर है ना, और एक है लोअर ट्राइंगुलर। तो स्क्वायर तो होना ज़रूरी है। मतलब मान लो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ, इसका ऑर्डर n/n है, तो इसको अपर ट्राइंगुलर कब कहेंगे, मतलब AIJ 0 हो जाए when I ग्रेटर दैन से, है ना। जब IJ से बड़ा हो जाए उस केस में इसको क्या कहेंगे, अपर ट्राइंगुलर। अब अगर मान लो तुम एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो खुद से लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं 3/3 का लिखूं तो A11 क्या ये 0 होना ज़रूरी है? नहीं, ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ ये है कि AIJ तब 0 होना चाहिए जब IJ से बड़ा है। मतलब ये वाला तो 100% 0 होना चाहिए, बाकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। A12 क्या ये 0 होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है। A13 ठीक है, यहाँ पर IJ से कम है। A21 है ना, जैसे ही मैं 21 पे पहुँचा तो IJ से बड़ा होगा तो इसको नेसेसरली क्या होना चाहिए, 0। ऐसे ही A22 A23 तो यहाँ तो दिख रहा है IJ के इक्वल है, यहाँ I लेस दैन J। A31 फिर से IJ से बड़ा हो गया तो 0, ठीक है। A32 फिर से IJ से बड़ा होगा और A33, है ना, ठीक। तो इसको ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि जो मेन डायगोनल है उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे, 0 होंगे, वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। अच्छा, थोड़ा याद रखने के पर्सपेक्टिव में ऐसे रख सकते हो कि अगर इनको ज्वाइन करोगे तो जो ट्राइंगल बनेगा वो ऊपर की तरफ, है ना, इसलिए, है ना, अपर ट्राइंगुलर कह दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, ऐसे ही लोअर ट्राइंगुलर, अब उल्टा हो जाएगा, लोअर ट्राइंगुलर, है ना। लोअर ट्राइंगुलर का मतलब AIJ ये 0 होना चाहिए when I लेस दैन J। तो इसका मतलब जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो 0 होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ये एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके जो बाकी एलिमेंट है उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे मान लो मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 0, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5, यहाँ 0 होना चाहिए, है ना। ये 2, है ना, 5 और 7 हो गया, है ना। तो अब जो ट्राइंगल बनाओगे देखो, ठीक है, वो कुछ ऐसे, तो है ना, इसीलिए ये लोअर ट्राइंगुलर, आई होप सो ऐसे बोला करते। अच्छा, तो AIJ मेन डेफिनेशन तो ये है कि जब IJ से बड़ा हो जाए, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाले एलिमेंट 0 है तो ये अपर ट्राइंगुलर है, और जब I लेस दैन J है तब एलिमेंट 0 हो गए तो क्या है, ये लोअर ट्राइंगुलर। याद रखने के पर्सपेक्टिव में ऐसे रख सकते हो कि ये ऊपर ट्राइंगल बन रहा है और ये नीचे, तो ऊपर मतलब जो डायगोनल के नीचे वाले हैं वो सब 0 हो गए, और लोअर का मतलब डायगोनल के ऊपर वाले सब 0 हो गए, है ना। तो चाहे अपर हो चाहे लोअर हो ट्राइंगुलर तो दोनों ही है ना, अपर ट्राइंगुलर भी और लोअर ट्राइंगुलर भी। अच्छा, एक स्ट्रिक्टली ट्राइंगुलर भी होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो गया तो फिर उसको स्ट्रिक्टली ट्राइंगुलर बोल देते हैं, है ना। अच्छा, तो इसमें ज़रा देखो, इसमें क्या मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो एक यही वाला जैसे लिख देता हूँ मैं एग्जांपल, मान लो 3/3 वाला था, है ना, अपर ट्राइंगुलर। अच्छा, अब जो ट्रीटमेंट अपर ट्राइंगुलर के लिए होगा सेम ट्रीटमेंट लोअर ट्राइंगुलर के लिए होगा। तो किसी एक के लिख लेते हैं, जैसे A11 है, A12 है, A13 है, ये 0 चाहिए था, यस। A22 हो गया, A23 हो गया, ये 0, ये 0, A33। अब मतलब ये नेसेसरली 0 होने चाहिए, है ना, बाकी पे हमने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस तो इंश्योर कर ही सकते हैं ना कि ये वाले तो नेसेसरली 0 होने चाहिए। अब ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर इंश्योर करना चाहते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, तो देखो बताओ टोटल कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 9 होंगे।
तो 9 में से अगर मैं 3 कम कर दूं, ये मतलब डायगोनल वाले हटा दूं, तो ये जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले ही आ जाए, मतलब 6 एलिमेंट आ गया। अब उसको भी 2 से डिवाइड कर दूं तो फिर या तो ऊपर वाला आ गया नीचे वाला आ गया, है ना। तो मतलब अगर n बाई n का होता, अगर ये मैट्रिक्स n बाई n का होता तो टोटल कितने एलिमेंट आते, n स्क्वायर। उसमें से डायगोनल वाले मैंने हटाया, ठीक, तो n स्क्वायर माइनस n। अच्छा, मुझे तो हाफ चाहिए ना इसका, क्योंकि नीचे वाले 0 होंगे या ऊपर वाले 0 होंगे, तो बाई क्या हो गया, n हो गया, है ना, बाई n। तो ये चाहे अपर ट्रायंगुलर हो और चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों में मिनिमम नंबर ऑफ 0 जितने हो जाएंगे। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर इंश्योर करना चाहते हो, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो क्या ये सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, यस, है ना। अच्छा, सेम हमने कहा ट्रीटमेंट लोअर और अपर के लिए है, तो तुम किसी एक के लिए लिख दो। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, अरे सॉरी बाई 2 होगा यहाँ पर, है ना, n स्क्वायर माई n स्क्वायर हो गया। अच्छा, उसमें से मैंने ये डायगोनल वाले हटाए तो माइनस n हो गया, बाई 2 किया तो ऊपर वाला आया या नीचे, तो क्या ये सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, यस। अच्छा, और कौन डिस्टिंक्ट हो सकता है, ये n एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तो प्लस n कर दिया। अच्छा, और कौन, एक 0 भी तो है तो प्लस 1 कर लो, है ना। तो इसको ज़रा ऐड कर लो, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n बाई 2 और प्लस 1, तो आई होप सो कितना आ जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस 1, है ना। आई थिंक समझ गए हैं। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमने कहा चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, ट्रीटमेंट सेम ही है, ट्रीटमेंट सेम ही है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे n स्क्वायर माइनस n बाई 2, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएंगे n स्क्वायर, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। तो एक छोटा सा आसान सा इस पर क्वेश्चन करते हैं, है ना, ताकि मेमोरी में रहे। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। तो जैसे मैं कह दूं कि फॉर ए 6 क्रॉस 6, है ना, फॉर ए 6 क्रॉस 6, है ना, अपर और लोअर सेम ही है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फर्स्ट फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, एक तो ये बात हो गई। दूसरा मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। आई होप सो समझ रहे हो, है ना। अभी तो क्वेश्चन ही लिखा हमने, सोल्यूशन पे तो अच्छा सोल्यूशन भी अब तुम खुद से ही कर लोगे। तो अभी लिखा था हम लोगों ने, तो फर्स्ट का आंसर अगर लिखते हैं हम लोग, है ना, तो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या थे, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, है ना, कितना था अभी, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो n कितना है 6 बाई 6 है, तो 6 स्क्वायर माइनस 6 बाई 2 मतलब कितना आ गया, ये 30 बाई 2 डबल बाई 15, है ना। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट दूसरा वाला, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो कितना था, n प्लस 1 बाई 2 और प्लस 1, तो n कितना है 6 है, तो 6 इंटू 7 बाई 2 और प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 21 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 20। तो आई होप सो सही लिखा है, यस, है ना। ठीक है, तो आई थिंक समझ गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं एज सच, है ना, तो काफ़ी आसान सी ही बात है। अच्छा, एक वो नल मैट्रिक्स वाला का डेफिनेशन मिस किया है। तो नल मैट्रिक्स वैसे तो समझ रहे हो कि नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरो हैं, है ना, नल मैट्रिक्स। फिर भी, है ना, फॉर्मली मैं एक बार लिख देता हूँ। नल मैट्रिक्स क्या है, ऑल हुज एंट्रीज आर ज़ीरो। अब अगर मैं पूछूं क्या नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, तो नहीं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ये लिख देते हो तुम 0 0 0 0 0 0, तो इसका ऑर्डर बताओ कितना है, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है, तो कितना होगा 2 क्रॉस 3, तो क्या ये नल मैट्रिक्स है, यस, है ना, क्योंकि इसका सारे एलिमेंट 0 है।
अच्छा स्क्वायर भी हो सकता है, जैसे 0 0 0 लिख दिया है ना 2/2, तो ये भी नल मैट्रिक्स है ना। अच्छा इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ गई होगी अपने को, तो जैसे वेक्टर्स तुम पढ़ते हो तो वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स का एडिशन 0 आ गया तो 0 वेक्टर ही लिखना पड़ेगा। तो सेम थिंग यहाँ पर है ना कि अगर दो मैट्रिक्स का सम 0 आ गया तो 0 मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, 0 तो नहीं लिख सकते है ना। तो इसलिए इसकी हमें ज़रूरत है ना। तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। आई होप सो हमने सारे डेफिनीशंस कंप्लीट कर लिए हैं कि मतलब रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ना। स्क्वायर में हमने पर्टिकुलरली डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इनको डील किया। और ये छोटी छोटी थोड़ी सी बातें थी, इनको याद रखना चाहिए। थोड़ा फर्दर प्रोसीड करते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे जाते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें सबसे पहली बात है ना अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात तो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है ना, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स को अगर इक्वल करना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा है ना। ठीक है, मतलब कब दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों सेम ही होना चाहिए तभी इक्वल हो सकते हैं। अब दोनों सेम ही होने का मतलब है दोनों के ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर मैं दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, मतलब एक मेरे पास ये AIJ है, ठीक है, इसका ऑर्डर मान लो M क्रॉस N है। अच्छा दूसरा मैट्रिक्स मान लो BIJ है और इसका ऑर्डर क्या है P क्रॉस Q है। तो फॉर A टू बी इक्वल्स टू B, एक तो M जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, P के, N इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मतलब दैट इज दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ये पहली बात है ना। दूसरा सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलेगा है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मतलब AIJ किसके इक्वल होना चाहिए, BIJ। मतलब A11 B11 के, A12 B12 के, A13 B13 के एंड सो ऑन है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और ठीक है क्या कहें ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे एक बहुत आसान सा क्वेश्चन देखो कि मान लो ये दोनों मैं कहूँ फाइंड X एंड Y, find x and y if x plus 1 if 5 y minus 1 है ना, 3 equals to 2x plus 4 है ना, 5 and this is 0 and this is 3 है ना। ये दोनों इक्वल है, तो ऑर्डर चेक करो ज़रा, ये 2/2 है, ये 2/2 है। अब ये देखो जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो यहाँ और यहाँ पर हैं, तो इनको तो 5 अच्छा नंबर्स पहले चेक कर लिए, तो 5 क्या 5 के इक्वल है यस, 3 3 के इक्वल है यस, तो बाकी वेरिएबल्स को इक्वल कर देंगे। तो अगर इक्वल है तो मतलब क्या होना चाहिए, जो x + 1 है वो 2x + 4 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x लिख सकते हैं, क्या है x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3 है ना। ऐसे ही जो y - 1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, मतलब y किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। मतलब x -3 हो जाए y 1 हो जाए तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। आई होप सो समझ गए। एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है एंड आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम NCERT और थोड़ा बेटर क्वेश्चन है ये। तो मतलब इस बात को समझने के लिए कि कभी कभी हमारे साथ है ना धोखा हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y, द वैल्यूज ऑफ x एंड y for which the following matrices, for which the following matrices है ना। मैट्रिक्स A कुछ ऐसे दिए हुआ है अपने पास, 2x + 1 2x + 1 और 2y 0 y² - 5y, और मैट्रिक्स B कुछ ऐसे है x + 5 y² + 1
और 0 और -6। अच्छा, ये नहीं कहा है उसने कि, पहले तो क्वेश्चन का नेचर समझना होगा। उसने ये नहीं कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब वो ये पूछ रहा है अपने से कि क्या कुछ ऐसे x और y हो सकते हैं जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। ठीक है, और ना लिखा द वैल्यूज ऑफ x एंड फॉर व्हिच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, है ना, आर इक्वल। अच्छा, इतना लिख दिया, आर इक्वल, थोड़ा अधूरा रहा क्वेश्चन, सॉरी, है ना, इक्वल। उसने ये बिल्कुल ही नहीं दिया अपने को कि ये इक्वल है, उसने कहा है कि ये बताओ क्या कोई ऐसी वैल्यू है x और y के लिए जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हो जाएं। तो हम इक्वल करके देखते हैं और कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो अगर मैं a को b के इक्वल करना चाहता हूँ तो ये वाला एलिमेंट तो इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब 2x + 1 जो है x + 5 हो गया, तो x की वैल्यू, आई होप सो, इसको इधर ले आते हैं, x कितना हो गया, 4 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, है ना, यस। अच्छा, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब 2y जो है y² + 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो y - 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, क्योंकि स्क्वायर 0 है तो मतलब नंबर 0 है। अच्छा, 0 के इक्वल 0 है, यस, ये तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा, y² - 5y - 6 होना चाहिए, या इसी को लिख सकते हो तुम y² - 5y + 6 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ गई 2 और 3। अब समझने की कोशिश करना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई, x की तो एक ही वैल्यू आई है तो अच्छी बात है, लेकिन y की वैल्यूज अलग अलग आ गई। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने तो y1 आ गया, और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 2 और 3 आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है है ना, हम यही जानना चाहते हैं बेसिकली, है ना, कि ये इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ठीक है, मैं अगर y1 लेता हूँ तो y1 लूँगा तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा, देखो 1 - 5 -4 आ जाएगा, जबकि ये -6 है, तो ये तो कभी भी नेवर इक्वल आएंगे। अच्छा, y2 लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, तो ये इक्वल नहीं आ पाएगा। सेम विल, है ना, हैपन फॉर 3। इसका मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर व्हिच दिस टू मैट्रिसेस कैन बी इक्वल, है ना। तो आंसर अगर लिखें तो आंसर क्या लिखें, नो वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर व्हिच a इक्वल्स टू b। मतलब हम कोई x और y ऐसा नहीं लिख सकते हैं जिसके लिए इन दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल कर पाएँ, है ना। आई होप सो तुम समझ गए हो। इक्वलिटी में तो इतनी बात सफिशिएंट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, एक तो, है ना, बाकी तुम खुद से कर सकते हो। और बस यही मेजर ये वाला जो कंसर्न था हमारा कि ये कभी अगर कर रहे हो तो तुम्हें कंसिस्टेंसी ज़रूर समझ में आना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है ना। अदरवाइज गलती हो सकती है कि तुम डायरेक्ट आंसर देखो, हो सकता है ऑप्शंस में ऐसे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो लिखा हो और उसमें ऑप्शंस दिए हों, तो वहाँ पर तुम, है ना, गलत कर सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। बाकी इक्वलिटी वाले में जहाँ सिंगल वैल्यू आ जाए वो तो बहुत बढ़िया है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, तो मतलब वो तो होल्ड ही करेगा। आई होप सो समझ गया। थोड़ी सी और बात करते हैं कि अगर मुझे 2 मैट्रिसेस, उससे पहले तो ये समझते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या सम लिखते हैं, चलो एडिशन लिखते हैं। मतलब 2 मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या सब्सट्रैक्ट करना हो, सेम ही बात है। अच्छा, सब्सट्रैक्ट करने को माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ऐड करना हो मतलब ये मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है Aij, इसका ऑर्डर m×n है, और दूसरा मैट्रिक्स Bij है, इसका भी ऑर्डर m×n है। मतलब ऐड तभी कर पाएंगे हम जब दोनों सेम ऑर्डर के हों, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। मतलब अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो दे आर कॉल्ड कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, है ना। अच्छा, अब ऐड करोगे तो तुम जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड करेंगे। मतलब Aij प्लस Bij, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर कितना होगा, m×n होगा। जैसे बहुत एक आसान सा एग्जांपल देखो, जैसे 2 3 4 है, -1 0 7 है, इसका ऑर्डर 2×3 है, तो इसके साथ तो मैं वही ऐड कर सकता हूँ जिसका ऑर्डर 2×3, मतलब और किसी ऑर्डर का होगा तो तुम तो लिख दो कि एडिशन डिफाइन नहीं है। तो b मान लो क्या है, b कुछ ऐसे, है ना, 7 8 9 है, 0 0 4 है,
इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, तो क्या a प्लस बी डिफाइन हो जाएगा? यस हो जाएगा, है ना। तो a प्लस बी अगर लिखना चाहें तो उसका भी ऑर्डर कंफर्म कितना आएगा 2 क्रॉस 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना है तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है 7, तो 2 के करस्पॉन्डिंग 7 तो ये 9 आ गया। 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है 8, है ना, तो कितना हो गया 11 हो गया। 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है 9 है, तो कितना हो गया 13 हो गया, है ना। -1 के करस्पॉन्डिंग 0 तो -1 हो गया। 0 के करस्पॉन्डिंग 0 है तो ये 0 हो गया। 7 के करस्पॉन्डिंग 4 है तो कितना हो गया 11 हो गया। आई होप सो समझ गए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, सेम तरीके से हम लोग मतलब है ना सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। a माइनस बी लिखना होता तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि -a माइनस बी लिखना है तो 2 से 7 माइनस हो जाता, है ना, 3 से 8 माइनस हो जाता, 4 से 9 माइनस, -1 से 0 माइनस करते 1 -1 ही, 0 से 0 7 से 4 माइनस करते तो 3 आ जाता, है ना। तो सब्सट्रैक्शन सेम तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तो डिफरेंट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। अभी तो जो बात कर रहे हैं हम लोग वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि अपने पास मैट्रिक्स गिवन है, उसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब तुम उस किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर जितने भी एंट्रीज हैं या कहें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मतलब अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स मान लो, चलो मैं AIJ लिखता हूँ, इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। मान लो इसको मैंने, है ना, k से मल्टीप्लाई किया तो ये k जो है वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑर्डर में कोई चेंज आएगा नहीं, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। जैसे मान लो A मैट्रिक्स अपने पास ये 2 3 4, है ना, -1, है ना, 5 7। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको 3 से, है ना, तो हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 6 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। आई होप सो समझ रहे हो तुम। ऑर्डर में कोई चेंज, ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3, नहीं, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, जो ऑर्डर था वही रहेगा, है ना। ठीक, तो आई थिंक ये तो समझ गए हो। इस पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। और ज़रा एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे बस जस्ट अ मिनट वेट, है ना। जैसे मान लो ये है अपने पास ये कह रहा है कि a माइनस बी, है ना, इफ a माइनस 2b, है ना, a माइनस 2b, ये मैट्रिक्स है अपने पास 1 5 3 7। और दूसरा है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, और ये कितना है -2 5 0 और 7 है। तो अपने को बताना है कि मैट्रिक्स बी क्या होगा। अच्छा, मैट्रिक्स ए और बी दोनों हम लिख सकते हैं। देन मैट्रिक्स ए एंड बी बताओ, मैट्रिक्स ए एंड बी ये बताना मान लो। अच्छा, तो ये 10th क्लास में हम लोग ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख रखा है, तो वैसे ही बिल्कुल है ये, है ना, लीनियर इक्वेशन जैसा ही है कि a माइनस 2b दे रखा है 2a माइनस 3b। तो अगर यहाँ पर तो केवल उसने b पूछा था, मैंने a और b दोनों लिखा है, तो एक तो मैं खुद से कर दूंगा, एक तो मैं खुद से निकालना। तो मैं b ही निकालता हूँ पहले। अब a निकालना चाहो, अच्छा जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो 10th क्लास में तो क्या करते थे एलिमिनेशन वाले मेथड में कि कोफिशिएंट सेम करता, अगर x नहीं चाहिए हो, x चाहिए होता तुमको तो y का कोफिशिएंट सेम करते थे, और अगर y चाहिए होता था x का। तो मान लो तुम a निकालना चाहते हो तो मतलब जो b है इसमें उसका कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है 2 है, और वहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 3। मैं अगर a लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं सेम बनाना चाहूँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से। अब सेम ही साइन है
ठीक है। तो सेम साइन होने पे तो माइनस कर देते थे, और ठीक है डिफरेंट साइन होगा तो ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि कैंसिल करना है अल्टीमेटली। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3a माइनस 6b हो गया। अच्छा 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखा। तो ये 3 हो गया, ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया, है ना, 9 हो गया, और ये 21 हो गया। आई होप सो मैंने सही लिखा, और इसको रिलेशन 1 लिख दिया। ठीक। अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4a हो जाएगा, 4a हो गया, और माइनस 6b हो गया। अच्छा 4 से किससे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये -4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 14 हो गया। ये रिलेशन 2। अब क्या चाह रहे हैं हम लोग, a चाह रहे हैं, तो माइनस कर देते हैं, है ना, सिंपली माइनस कर देते। तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, और 3a माइनस 4a तो माइनस a बच जाएगा, कितना आ जाएगा, -a। अच्छा इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो, तो 3 से इसको माइनस करो तो माइनस तो पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 15 से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 से 0 माइनस करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। 21 से 14 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। अच्छा अपने को तो a चाहिए था, तो ये माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, -7 -5 -9 और -7, यस, है ना। अब सिमिलर तुम b खुद से लिख लेना, a के कोफिशिएंट बराबर कर देना और फिर माइनस कर लेना, है ना, तो b आ जाएगा। आई होप सो यहाँ तक समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं, है ना। थैंक यू।